इंसान के शरीर में सिर्फ स्किन होती बट मसल्स ना होते तो क्या इंसान चल पाते? और या फिर मान लो कि मसल्स तो होती बट नर्व्स ना होती तो क्या वो हाथ हिला पाते? या फिर अगर ब्लड ही ना होता तो क्या होता? क्या ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में पहुंचती? मीन्स जो हमारी बॉडी होती है ना वो एक टिश्यू से नहीं बल्कि अलग अलग टिश्यूज के टीम वर्क से बनी होती है और इसी टीम वर्क को ही एनिमल टिश्यू कहा जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेजलीफ अकेडमी। तो गाइज, हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम अपनी इस चैप्टर का मीन्स जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं टिश्यू इन एक्शन, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमल टिश्यू को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना हो सका मैं आपके लिए एनिमल टिश्यू से रिलेटेड सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर करवा दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाला है, हैव यू एवर वंडर्ड योर बॉडी कैन run, jump, think, breathe, and even heal itself? How can your heart beat continuously, your bones support your body, and your brain control every single action? मतलब ये सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, उसका रीजन एक्चुअल में है क्या? तो यही हमारी आज की वीडियो का मेन एम है, यही सिखाना आपको कि एक्चुअल में ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके अपनी स्लाइड्स को डिस्कस करते हैं और आज के इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। वट आर एनिमल टिश्यूज? अब एनिमल टिश्यूज है क्या? एनिमल टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। देखिए, कहते हैं कि अगर एक सिंगल सेल है वो अपना काम अकेले कर सकता है, ठीक है, बट अगर बहुत सारे सेल्स मिलकर कोई काम करते हैं तो वो एक टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं टिश्यूज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एनिमल सेल्स में ये कहा जाता है, एनिमल टिश्यूज में, कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर, यानी कि मिलकर जब काम करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। वो कैसे, चलिए बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, जैसे स्किन सेल्स होती है वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा जो मसल सेल्स होती हैं, मसल क्या करती है, हमें मूवमेंट का काम, हम कैसे मूव करवा रहे हैं अपनी बॉडी को, वो मसल सेल्स की वजह से होता है। इसके अलावा हम अपनी बॉडी को मूवमेंट करवा क्यों रहे हैं, वो मैसेज हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वो हमें नर्व सेल से मिल रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिल रही है, जो हम ब्लड मिल रहा है, वो सब किससे मिल रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कहाँ हो रहा है? वो ब्लड सेल की वजह से हो रहा है। ठीक है ना। तो सिमिलर टाइप के सेल्स मिलकर कोई ना कोई एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सिमिलर टाइप, जैसे स्किन के जितने भी सेल्स हैं सिमिलर टाइप के, वो मिलकर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी सारे सेल्स का काम हो गया। ठीक है ना। मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात आती है, व्हाई डू एनिमल्स नीड डिफरेंट टिश्यूज? कि अगर बॉडी में सेल्स हैं तो अब हमारी बॉडी को ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज की जरूरत पड़ती क्यों है? देखिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ। अब एक प्लांट है, प्लांट जो होता है कोई मूवमेंट नहीं करता, वो जहाँ पे खड़ा है, जहाँ उग रहा है, वो वहीं फिक्स है। बट जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम भी तो एक बहुत ऊंचे दर्जे के एनिमल हैं, मतलब सॉरी, बट एनिमल्स में ही गिना जाता है ना ह्यूमन को। ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है हम लोग एक जगह तो टिक के नहीं रह सकते, हमें खाना है, अपने आप को किसी से भी प्रोटेक्ट करना है और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना है, अपने लिए खाना बनाना है, अपने लिए खाना लेके आना है, अपने घर की साफ सफाई करनी है। इसके अलावा एनिमल्स को भी ले लो कि उनको अपना खाना ढूंढना है, अपने आप को और जानवरों से बचाना है, या कुछ भी करना है, वट। ठीक है, तो उन सबको तो मूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी मूवमेंट की वजह से ही हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या लिखा है आंसर में? एनिमल्स नीड डिफरेंट टिश्यूज बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। क्या करते हैं? वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सच एज मूवमेंट, चलने फिरने के लिए, प्रोटेक्शन, किसी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का करने के लिए? खाना खाने का ट्रांसपोर्ट करना। भैया चलो जी, मैंने खाना बना लिया, मैंने अपने बच्चों को खाना देना है। ठीक है, आप लोगों ने बना लिया, आप अपने फ्रेंड्स को आप साथ शेयर करना चाहते हो खाना, कुछ भी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम। एंड कम्युनिकेशन, ये तो है नहीं कि आप बस यहीं बैठे और एक ही जगह बैठे बैठे बात करते, आपका मन कर रहा है अपने फ्रेंड सर्कल में जाने का, घूमने का, फिरने का, उनसे बातें करने का, कम्युनिकेट करने का। ठीक है ना, ये मैसेज ड्रॉप करने का। तो ये सारे जो काम है किसी एक टिश्यू की वजह से पॉसिबल नहीं हो सकते थे। इसी करके एनिमल्स को डिफरेंट टिश्यूज की जरूरत पड़ती है। ठीक है गाइस, समझ आया अच्छे से? एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। कहती हैं जो एनिमल में टिश्यूज हैं वो टोटल 4 ही टाइप के होते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, किसी चीज से कनेक्ट करना किसी चीज को,
मस्कुलर टिश्यू, एंड द फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। वो जो मैसेज भेजने वाले काम होते हैं ना, वो नर्वस सिस्टम वाला, ये नर्वस टिश्यू के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पूरा डेप्थ में बताया हुआ है, इमेजेस भी बनाई है, मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है ना। देखो मैंने आपको बताया कि एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आती है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको स्किन सेल भी कहा जाता है। ये देखो बिल्कुल एक दूसरे से कंबाइंड जुड़े ही होते हैं एक तरह से, ठीक है। इसके बाद आते हैं मस्कुलर टिश्यू, जिसमें मसल सेल्स होते हैं सिमिलर, सारे के सारे सिमिलर मसल सेल्स मिलकर जो बनाते हैं वो मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो ब्लड सेल से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। ये सब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये जो ये बनी हुई हैं ये आरबीसी होगी आपकी, ठीक है ना। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड सेल जिनको कहा जाता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हैं। और लास्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू, जिससे जो नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यूज कवर्स द बॉडी सरफेस एंड लाइंस द इंटरनल ऑर्गन्स। क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बॉडी की कवरिंग टिश्यू होती है, ठीक है ना। कवरिंग टिश्यू कहा जाता है इसको। क्या ये बॉडी को जो होता है, मतलब बॉडी का जो आउटर सरफेस होता है ना, आपने देखा होगा आपकी बॉडी के ऊपर ये स्किन है, ठीक है ना, ये जो आउटर सरफेस है उसको कवर करता है ये। और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसकी भी जो है लाइनिंग जो होती है उसको भी ये करता है, ठीक है ना। तो अच्छा चलो मान लो कि अगर आपने कोई बिल्डिंग देखी होगी, है ना, तो बिल्डिंग के जो बाहर होता है वो क्या होता है, पेंट होती हैं, वॉल्स होती हैं, है ना। उसी तरीके से जो एनिमल्स की बॉडी होती है ना, उसके बाहर जो क्या होता है, जो आउटर कवर कवर होता है, उसी को ही एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। मतलब उसे हमारी जो बॉडी का सरफेस होता है उसको कवर करता है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स को भी लाइन करता है और बॉडी के आउटर जो सरफेस है उसको भी कवर करता है, ठीक है। बात आती है फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यूज के क्या क्या काम होते हैं। अगर वो बॉडी में है एपिथेलियल टिश्यू तो क्या काम करता है वो। सबसे पहला काम करता है वो प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन कैसे करता है, देखो अगर हम मान लो हमारी बॉडी में स्किन ही ना होती तो क्या होता, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया थे, डस्ट थी, वो तो डायरेक्टली हमारी बॉडी में ना आ जाती, ठीक है। तो जितनी भी तरीके की डस्ट होती है, बैक्टीरिया होते हैं, कोई भी इंजरी है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में ना आए, उसी चीज़ से प्रोटेक्शन करने का काम जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का होता है। इसके अलावा हाँ, इसी वजह से इसको प्रोटेक्टिव शील्ड भी कहा जाता है। जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसको हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव शील्ड भी कहा जाता है। जैसे मान लो अगर एग्जांपल में ही बात करें, किस किस कहाँ कहाँ है जो हमारी एपिथेलियल टिश्यूज, हमारी स्किन में है, स्किन के ऊपर होती है आउटर कवरिंग, बॉडी के सॉरी माउथ की लाइनिंग पे है, माउथ लाइनिंग, ठीक है, फूड पाइप पे होती है, स्टमक लाइनिंग में होती है, मतलब ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है ना। अब इसके अलावा दूसरा आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करना, किसी चीज़ को अंदर लेना, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब क्या होता है, अब एब्जॉर्प्शन में होता है कि जो भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं ना उसको बॉडी के अंदर ले जाना, है ना। यूजफुल सब्सटेंस को बॉडी के अंदर ले जाने का मतलब क्या है, मान लो हम कोई खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना। अब वो न्यूट्रिशन जो होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एकदम तो बॉडी के अंदर जाते नहीं। तो होता क्या है, एक प्रोसेस होती है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन के जो एपिथियल सेल्स होते हैं ना, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में एंटर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, एकदम से डायरेक्ट नहीं हो, ये नहीं हुआ कि हमने खाया और हमें हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, नहीं, उसमें इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अब होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है, सिक्रीशन होता है कि कोई भी सॉरी किसी भी तरीके का यूजफुल सब्सटेंस होता है उसको बॉडी में बनाना, ठीक है, और फिर उसको रिलीज कर देना। रिलीज इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये जो हमें पसीना आता है ना, स्वेट, वो हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स जो होती हैं वो एपिथियल टिश्यू से बनी होती हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये एंजाइम्स हो गया, म्यूकस, हार्मोन्स, और जो स्वेट होता है ना, मैंने बताया ना अभी आपको पसीना, ये सारी चीज़ें बनाती हैं ये जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये सब्सटेंसेस बॉडी को जो है प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। कैसे, मतलब सिक्रीशन कैसे हो रहा है, इसमें स्वेट के थ्रू निकल रहा है ना बाहर सारे का सारा, ठीक है। तो इसी को सिक्रीशन कहते हैं। इसके बाद होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नाम से क्लियर है, किसी चीज़ को फिल्टर करना, है ना। यानी कि हम अगर हम मान लो हमारी बॉडी में सब कुछ ही आ रहा है, ठीक है, अब क्या वो सब कुछ ही हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक है, नहीं ना ना।
तो कुछ तो उसमें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होगा। कहने का मतलब होता है कुछ तो ऐसा होगा ना कि हमारी बॉडी के लिए हम खा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, पर हम निकाल नहीं रहे, है ना, हमारी बॉडी से वो रिलीज नहीं हो रहा। तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है प्रॉपर काम करना भी तो बंद कर देगी। तो इसीलिए हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये फिल्ट्रेशन जो होता है, ये जो है ये एपिथेलियल टिश्यूज के काम में आता है। ठीक है ना, कैसे कि फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो यूजफुल और जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, अब आप देखो, आप हमारी बॉडी में किडनी होती है ना, वो कहते हैं ना कि किडनी जो होती है उसमें एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। जो किडनी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो चीज़ तो हमारी बॉडी के लिए सही है उसको तो वो रख लेते हैं, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट सब्सटेंस होता है, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन हो जाती है। और लास्ट आता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। इस चीज का एक्सचेंज होना, देखो कहते हैं कि बॉडी के जो कुछ पार्ट्स होते हैं ना, उसमें जो ऑक्सीजन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका एक्सचेंज बहुत फास्ट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा फास्टली उसमें एक्सचेंज होना चाहिए। कहते हैं जो लंग्स की जो एल्वोली होती है ना, एल्वियोली, उसमें जो सिंपल स्क्वेमस होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। इसलिए जो ऑक्सीजन होती है वो इजीली ब्लड में एंटर कर जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इजीली ब्लड से लंग्स में आ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत इजीली जो ऑक्सीजन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका एक्सचेंज यहाँ हो जाता है। तो ये होता सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से है, ये उसी का ही काम है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये एपिथेलियल टिश्यूज के जो फंक्शंस थे वो क्लियर हो गए। नहीं तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना जो भी आपकी क्वेरी होगी। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इन एपिथेलियल टिश्यूज की क्या फीचर्स होती हैं। कहते हैं जो सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। मैंने भी आपको जब इमेज दिखाई थी तो उसमें देखा था ना आपने कि कैसे बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ के ये सेल्स जो थे ऐसे लगे हुए थे, है ना, बिल्कुल भी इनके बीच में गैप नहीं आ रहा था। कहते हैं कि देयर इज ऑलमोस्ट नो स्पेस बिटवीन द सेल। ऐसा क्यों होता है, और ये बिल्कुल बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन में जो होता है, और ना बेसमेंट मेम्ब्रेन ये रेस्ट करते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि इनके अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जाके बॉडी को जो है हम ना पहुंचा सके। ठीक है, दे फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। वो इसी करके ही तो इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग बोला जाता है बॉडी की, क्योंकि क्या कहते हैं ये एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं, इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं होता कि कोई हार्मफुल सब्सटेंस इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब आता है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज भी टोटल 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, इसको मैं एक इमेज के थ्रू दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स में सबसे पहले आया था स्क्वेमस एपिथेलियम। ये देखिए थोड़ा दबा दबा सा नीचे को गिरा हुआ। और इसके बाद आता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल नाम से क्लियर होता है ना, क्यूब जैसे बने हुए हैं, ये देखो बिल्कुल क्यूब की तरह बने हुए हैं। फिर आता है सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये ऐसे थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से कर्व लेके टेढ़े मेढ़े। और इसके बाद आता है सिलिएटेड। सिलिएटेड जो होते हैं, होते तो दिखते तो कॉल्यूमिनर की तरह ही है, बस एक डिफरेंस होता है कि इनके ऊपर ना ऐसे ऐसे ये बाल से हेयर टाइप के लगे होते हैं। इसके बाद आता है ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर ये देखो, ये एक जैसे ग्लैंड बना होता है ना उसकी तरह बने होते हैं। बट आपने इसमें एक चीज देखी होगी कि ये सारे क्लोजली पैक्ड है ना, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्यों, तभी तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। तो ठीक है, मतलब आपने इमेज देख ली ना, चलो अब स्लाइड्स में इनका एक एक का सबका अच्छे से डेप्थ में सीखते हैं कि ये है क्या। अब सबसे पहले आती है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है ये इसमें जो टिश्यू की जो सेल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। अभी आपने इमेज में देखा था ना, एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि इसमें जो सेल की जो होती है वो सिंगल लेयर होती है। ऐसा इस करके होता है क्योंकि ये डिफ्यूजन में, फिल्ट्रेशन में काम आती है। वो हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें ऑक्सीजन CO2 बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर जानी चाहिए, है ना। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, वो थिन लेयर की वजह से ही बहुत ईजिली उनका एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे फाउंड होती है, ये लंग्स में और ब्लड कैपिलरीज में फाउंड होती है। ठीक है, अब आती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल नाम से क्लियर है, क्यूब शेप की बनी होती है इसकी सेल्स। हमने देखा था ना इमेज में, वो डिब्बे डिब्बे से बने हुए थे, ऐसे जुड़े जुड़े से एक दूसरे के साथ क्यूब शेप के बने हुए थे। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, ये सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का, यानी कि जो भी सिक्रीशन में मैंने आपको बताया था ना कि जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी के लिए क्या कहते हैं, उनको बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं ना, जैसे स्वेट के थ्रू निकालते हैं बॉडी से।
और एब्जॉर्प्शन करते हैं कि किसी भी तरीके की यूजफुल सब्सटेंस को बॉडी में रख लेते हैं, बाकी वेस्ट को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलती है किडनी ट्यूबलस और ग्लैंड्स में मिलती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। ये लंबे लंबे से होते हैं शेप में, ये देखे थे ना आपने, ऐसे ऐसे बने हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसे लॉन्ग से, है ना, टॉल सेल्स होते हैं ये एब्जॉर्प्शन का सिक्रीशन का काम करते हैं, और ये इंटेस्टाइन में और स्टमक में मिलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम आपने देखा था ना, वो कुछ ऐसे मतलब बने तो उसकी तरह ही हुए थे, ये लॉन्ग लॉन्ग से बने हुए थे सेल, बट उनके ऊपर छोटे छोटे से हेयर थे, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सिलिया कहा जाता है। इट हेल्प्स इन मूविंग मटेरियल, मूविंग मटेरियल में हेल्प करते हैं, और कहाँ मिलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ओविडक्ट में मिलते हैं। ये एज इट इज आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अब एपिथेलियम का लास्ट टाइप आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इट इज मेड ऑफ स्पेशलाइज सेल, कुछ विशेष प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं। इट सीक्रेट्स हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड स्वेट। ठीक है, किस चीज का सीक्रेट करते हैं? ये हार्मोन्स का करते हैं, एंजाइम का करते हैं, स्वेट का करते हैं। अब एनिमल टिश्यू का सेकंड टाइप आता है कनेक्टिव टिश्यू। ये अपने नाम से क्लियर होता है कि हमारी बॉडी जो होती है ना, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन किसी दूसरे से कनेक्ट होता है, सिंपल, है ना। कहते क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट, सपोर्ट्स एंड बाइंड्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मतलब एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, बाइंड भी करते हैं। कैसे? कि मान लो कि अगर हमारी बॉडी है, ठीक है ना, अगर एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट ही ना होता, ठीक है, तो क्या होता? बॉडी तो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाती। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बोन्स होते हैं वो मसल से कनेक्ट होते हैं, हमारी जो स्किन होती है वो ऑर्गन्स के साथ अटैच होती है ना, और जो ब्लड होता है वो ब्लड ही तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का काम करता है, अलग अलग पार्ट्स में भेजता है ना। तो ये कनेक्शन होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तभी तो हमारी बॉडी जो होती है प्रॉपर फंक्शन कर पाती है। और ये सब पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की वजह से होता है। ठीक है, अब इन कनेक्टिव टिश्यूज के सिंपल से फंक्शन है कि एक तो ये सपोर्ट प्रदान करती है, प्रोटेक्शन भी देती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है। अभी मैं आपको बता के आती हूँ, सपोर्ट प्रदान करती है ना, प्रोटेक्शन, बॉडी में हार्मफुल कुछ भी हार्मफुल थिंग्स होती है उनको बचा लेती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को उनसे। ट्रांसपोर्ट का काम करती है, जैसे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है हमारी बॉडी में, किसी ना किसी चीज़ को स्टोरेज कर रही है ना, हमारी बॉडी में जो वेस्ट थिंग्स है उनको निकाल देती है यूरिन के थ्रू, और क्या कहते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी में स्टोर कर लेती है, ठीक है, उनको बचा के रखती है। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो दिखती कैसी हैं, होती कैसी हैं। सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यूज की तरह ये बिल्कुल भी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, इनमें बहुत सारा गैप होता है, ठीक है ना। एंड द स्पेस बिटवीन सेल्स इज फिल्ड विद द मैट्रिक्स, और जो उनके बीच में स्पेस होता है उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये जो मैट्रिक्स होता है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। क्यों? और कई बार क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स का जो ये जो स्पेस होता है, ये हार्ड भी होता है, ये सॉफ्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाती हूँ उसको। ये देखिए इस इमेज को, ये ना कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप्स बनते हैं, बट ये बनते किसकी वजह से हैं? ये बनते हैं मैट्रिक्स की वजह से, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, जो मैंने बताया था ना अभी आपको, ये हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। इन तीन फेसेस की वजह से ही ये अलग अलग पांच तरह के, सॉरी, सात तरह के टाइप्स में कन्वर्ट होते हैं। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन टिश्यू, कार्टिलेज, ब्लड, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, तो ये टोटल पांच तरह के इसके कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स बनते हैं ओनली फॉर मैट्रिक्स। अब जो मैंने अभी आपको इमेजेस में कनेक्टिव टिश्यू के टाइप दिखाए थे, वहाँ यहाँ पे मैंने उनका एक एक फंक्शन भी बता दिया है, जो मतलब होता क्या है। ये जो एरियोलर टिश्यू होता है ना, ये क्या करता है? स्किन को मसल से कनेक्ट करता है। अब हमारी ये स्किन है, ये मूवमेंट कर रही है, हमारी मसल्स की वजह से मूवमेंट कर रही है ना हमारी बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन जो है मसल से कनेक्ट होती है, एंड फिल द स्पेसेस बिटवीन ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के बीच में जितना भी स्पेस होता है उनको फिल कर देती है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू का काम है ये। एडिपोज टिश्यू स्टोर्स फैट, प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आता है हमारा बोन। बोन क्या? हड्डियां हमारी, हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है ना, बॉडी को सपोर्ट, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती है, और मूवमेंट में हेल्प करती है, चलने फिरने में। अब मान लो आपने बहुत सुना होगा, जैसे जैसे ओल्ड एज होते जाते हैं, हम बूढ़े होते जाते हैं, हर कहते हैं ना हड्डियां कमजोर होगी। सबसे ज्यादा जो ओल्डर पीपल होते हैं उनकी घुटनों में, नीज में पेन रहती है ना। वो रीजन ही यही होता है। क्या होता है, जो बोन्स होती है ना, हड्डियां टाइम के अकॉर्डिंग कमजोर हो जाती है, उनको सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है उस एज पे। ठीक है, अब आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट एंड रिड्यूस
फ्रिक्शन एट जॉइंट्स है ना, जो जितना भी जॉइंट्स पे फ्रिक्शन होता है उन सबको क्या करती है, रिड्यूस करती है, पूरा फ्लेक्सिबल सपोर्ट देती है। अब आता है ब्लड। ब्लड का मेन काम क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट में क्या करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिशन को, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, इन सबको बाहर निकाल देना है ना, सॉरी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकाल देना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। अब इसके बाद आता है टेंडन, कनेक्ट मसल टू बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। बोन्स, मसल को बोन से कनेक्ट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, ये काम होता है टेंडन का। और लास्ट आता है लिगामेंट, कनेक्ट बोन्स टू बोन एंड स्टेबलाइज जॉइंट। अब देखो, अभी आपने सुना कि मसल को बोन से कनेक्ट तो टेंडन करता है ना, जैसे हमारी ये बोन है, हड्डी है हमारी, मैं कैसे बनाऊँ, हमने हड्डियां बना दी है ना, इसको इस मसल से ये कनेक्ट कर रहा है। बट एक इस तरह की बोन है और इसको इसी तरीके की बोन से जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम लिगामेंट करता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ रहता है, कुछ समझ नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। अब एनिमल टिश्यू की तीसरी और सबसे स्पेशल जो टिश्यू है वो आती है मस्कुलर टिश्यू। देखो मस्कुलर टिश्यू जो होती है ना, ये क्या होती है, मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। अब क्या होता है, जो मस्कुलर टिश्यू होती है ना, उसकी सेल में ना एक स्पेशल एबिलिटी होती है, जिसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है और रिलैक्सेशन कहा जाता है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि मसल्स का या तो छोटा होना या फिर टाइट हो जाना, और जो रिलैक्सेशन होता है उसका मतलब होता है कि मसल्स का अपनी नॉर्मल पोजीशन में दोबारा से आ जाना, ठीक है। इसी की वजह से ही तो हम लोग क्या होता है, चल फिर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। और मान लो हम आइज, अभी हम आइज ही ब्लिंक कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये सब पॉसिबल किसकी वजह से, ये सब मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही पॉसिबल है। यहाँ तक कि जो हमारा हार्ट होता है ना, उसमें भी कोई स्पेशल मस्कुलर टिश्यू होती है जिसकी वजह से वो धड़कता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा स्पेशल टिश्यू होती है मस्कुलर टिश्यू। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जो ये होते हैं तीन तरह के होते हैं। पहला होता है स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मसल को ही स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। ये क्या होती हैं, ये ना बोन्स से अटैच होती हैं और इसके ऊपर ना लाइट और डार्क कलर के ना कुछ बैंड्स टाइप के होते हैं, जिन्हें स्ट्राइएशन कहा जाता है। ये मैं आपको इमेज में दिखाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ। और ये कैसी होती है, ये वॉलेंट्री मसल होती है। वॉलेंट्री नाम से क्लियर है, जो हमारी मर्जी से काम करेगी, है ना, वर्क्स अकॉर्डिंग टू अवर विश, यानी कि जैसे हम कहेंगे वैसे काम करेगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, या क्रिकेट खेलना, कोई गेम प्ले करना, है ना, ये सब क्या वॉलेंट्री काम है ना, कि अगर हम चाह रहे हैं तो हम चल रहे हैं, नहीं तो हम बैठे हुए हैं, है ना, चाह रहे हैं तो दौड़ रहे हैं वरना बैठे हुए हैं तो ये सारे काम किस में आते हैं, स्ट्राइएटेड मसल में आते हैं। इसके बाद आती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होती है, नाम से क्लियर है, ये इनवॉलेंट्री मसल होती है, ये हमारी मर्जी के बिना काम करती है। अच्छा, इसमें ना एक बात होती है कि क्या होती है, जो स्टमक होता है ना इसमें, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी वॉल्स में होती है। ये जो मसल्स होती है ना, कहाँ पे होती है, स्टमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स की वॉल में होती है। जब फूड स्टमक से हमारी इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है ना, तो क्या होता है, जो स्मूथ मसल होती है वो भी उसी मूवमेंट को पॉसिबल बनाती है, और इसके लिए ही हमें सोचना नहीं पड़ता, है ना। जब ये पॉसिबिलिटी हो रही है तो हमें सोचना ही नहीं पड़ रहा, तभी तो इनवॉलेंट्री काम हो रहा है, मतलब कि ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब तीसरी आती है कार्डियक मसल। कार्डियक जो होती है ना, वो हार्ट से कनेक्टेड होती है, हार्ट से रिलेटेड होती है ना, और इसमें भी स्ट्राइएशंस होती हैं। जो ऊपर वाली जो स्मूथ मसल थी उसमें स्ट्राइएशंस यानी कि वो बैंड से नहीं होते, बट जो कार्डियक होती है ना उसमें होती हैं। आपने सुना होगा ना, हार्ट की कार्डियोलॉजी होती है, कार्डियक, ये बात बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अटैक आ गया, है ना, तो ये कार्डियक यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड होता है। बट होता क्या है, लेकिन इसमें जो होते हैं ना, इसमें कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं। ये मैं आपको इमेज में दिखाऊंगी। जो ये कनेक्शन होता है ना, वो इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से होता है। ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती है ना, जैसे स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती है, ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती है। और एक सबसे खास बात बताऊं इसकी, कि ये पूरी लाइफ, वो लाइफ बिना रुके कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और रिलैक्स भी करती है ना। मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा और रिलैक्स क्या होगा, मैं पढ़ा के आ चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि जो हमारा हार्ट होता है वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। क्यों, अगर वो रुक जाए तो क्या बंदा मर नहीं जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, मर जाएगा बंदा तो भैया। वो इसी करके नहीं रुकता क्योंकि उसमें कार्डियक मसल होती है ना। तो ठीक है, मस्कुलर टिश्यू आपको क्लियर हुए, तो चलो इमेज में दिखा देती हूँ मैं आपको।
ये देखो टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू में 3 टाइप होते हैं ना, स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल होती है ना, जिसमें स्ट्राइएशंस ये बैंड बैंड से लगे हुए हैं ना, ये होती है। अब ये होती है स्मूथ मसल, कोई बैंड नहीं होता, कोई स्ट्राइएशन नहीं होता। पर जो कार्डियक मसल होती है उसमें भी बैंड्स होते हैं, ठीक है ना, इनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। अब एनिमल टिश्यू का फोर्थ और लास्ट टिश्यू आता है नर्वस टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इस बॉडी में। नर्वस टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट रिसीव प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी, है ना। हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस कर देता है, ट्रांसमिट करता है और हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। इट हेल्प्स अ बॉडी रिस्पॉन्ड क्विकली टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है कि बाहर की इन्वायरमेंट की वजह से एकदम से चेंज होना किसी चीज़ में। अब आप देखो, मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, एक गर्म चाय का पतीला है, आपने उसको हाथ लगाया, एकदम से हाथ जल गया ना, अपने एकदम से आउच वाली कंडीशन आई ना, वो ये एकदम से स्टिमुली की वजह से ही हुआ ना, एकदम से नर्वस टिश्यू की वजह से ही हुआ, है ना। वाई इज नर्वस टिश्यू इंपॉर्टेंट, अब कहते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप खुद सोचो कि नर्वस टिश्यू एक्ट्स एज द कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द बॉडी, बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। मान लो आप और आपका दोस्त है, दो दोस्तों को एक रूम के अंदर बिठा दिया, बट आप दोनों गूंगे बन के बैठे हुए हो, है ना, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आपके बीच में, कोई आप मैसेज को एक दूसरे को नहीं भेज रहे, कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो क्या है, वैसे ही बैठे रहोगे, 10 दिन बैठे रहो, 20 दिन बैठे रहो, 10 साल बैठे रहो, 100 साल बैठे रहो, तो कुछ भी नहीं होगा ना। इसी तरीके से हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा हमारी बॉडी को कि हाँ अब हमने चलना है, अब हमने भागना है, या फिर इनवॉलेंट्री मैसेज भी ना हो रहा हो कि हाँ भाई अब इस तरीके से हमारी यूरिनरी ब्लैडर ने काम करना है या कुछ भी है समथिंग, है ना। तो कहने का मतलब होता है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क होना बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो नर्वस टिश्यू की वजह से होता है, इसी वजह से तो ये हम हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है। इट कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड इंश्योर दैट ऑल ऑर्गन्स वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन। कहते हैं हमारी ये बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और ये जज करता है कि क्या जो ऑर्गन्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। अब नर्वस टिश्यू के जो मेन फंक्शंस है वो क्या है, रिसीव स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से एकदम से जो स्टिमुली रिसीव करना है, कोई चेंज रिसीव करना, जैसे मैंने आपको चाय के पतीले का एग्जांपल दिया है ना, कैरीज नर्व्स इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी एक्टिविटीज, यानी कि मान लो कि क्या कहते हैं, मेरे सामने एक कोई मान लो डॉगी आ गया और मैं, अब ये तो है नहीं कि उसको अपने आप को कटवाने के लिए वहीं खड़ी रहूंगी, एकदम से मेरे माइंड में मैसेज आएगा नहीं मुझे यहाँ से रन करना है, या तो अगर मैं भाग सकती हूँ तो ठीक है, नहीं तो जो आसपास पत्थर पड़ा होगा उठाओ और उसको मार दो, है ना, कि ताकि हम तो बच जाए, कि किसी तरीके से हमने अपनी मैसेज हमारी बॉडी में गया, हम ठीक है ना, और हमने किस तरीके से उसको आगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया। हेल्प्स इन क्विक रिस्पॉन्स टू चेंजेस, एकदम से कोई रिस्पॉन्स आना, ठीक है ना, जिससे चेंज हुआ। कंट्रोल्स बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जैसे कि हमने भागना है, मैंने डॉगी का एग्जांपल दिया था। इनवॉलेंट्री एक्शन कि बार बार हम वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, तो किसी तरीके से इन जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना। एनेबल थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग, इन सारी चीज़ों को अनेबल करना। और हेल्प मेंटेन बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। अब मान लो कि क्या कहते हैं, अब मैं कम से कम 3-4 घंटे से मैं एक ही पोजीशन में बैठी हुई हूँ, ठीक है ना, कितना ऑकवर्ड फील होगा ना, कोई सोचेगा ये तो लगता है चल बसी भैया चली गई, है ना। अब मैं अपना बैलेंस मेंटेन कर रही हूँ, मैं अपने आप की बॉडी में मूवमेंट लेके आ रही हूँ, ये सब वो तो नर्वस सिस्टम की वजह से ही रहा है ना, हम अपनी बॉडी को मैसेज दे रहे हैं, हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से, ठीक है ना। तो ये सारे जो मेन काम होते हैं ये नर्वस सिस्टम के होते हैं, ठीक है। वेयर इज नर्वस टिश्यू फाउंड, अब ये मिलते कहाँ हैं हमारी बॉडी में, सबसे इंपॉर्टेंट ये मिलते हैं हमारे ब्रेन में। अरे ब्रेन ही तो होता है ना, ब्रेन को ही तो सेंसेस होती है सारी की सारी, ठीक है ना। हम हमारे ब्रेन को ही तो सिग्नल मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, हम हमारे ब्रेन में आया नहीं भैया हमने अब तो काम करना है तो हम काम करेंगे, ठीक है। एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, हम उठ बैठ रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। पेरिफेरल नर्व्स यानी कि नर्व स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, तो इन 3 जगह ये फाउंड होता है। अब आता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के ऐसे कोई टाइप तो होते नहीं, ठीक है, बट उसकी एक स्ट्रक्चरल यूनिट बनी होती है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन यानी कि जिसे नर्व सेल भी कहते हैं। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी कि जो स्ट्रक्चरल भी होती है और जो फंक्शनल भी होती है। हाँ, तो इस जो न्यूरॉन होता है इसके जरूर 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेल बॉडी जिसको साइटोन कहा जाता है, डेंड्राइट्स, थर्ड होता है एक्सॉन और फोर्थ होता है एक्सॉन टर्मिनल्स, यानी कि जिसको नर्व एंडिंग्स कहते हैं, ठीक है। इनके अपने अपने काम होते हैं, चलो आगे एक एक स्लाइड में बता देती हूँ। सबसे पहले आता है सेल बॉडी यानी कि साइटोन। ये क्या करता है, इसमें ना देखो न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। ये जो होती है ना
टिश्यूज, इसमें क्या क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है इनके सेल्स में और साइटोप्लाज्म होता है। अब ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करते हैं। जो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारी बॉडी को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना, उनको प्रोसेस करती हैं जैसे। अब आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कैसी होती है, ये शॉर्ट्स होती है, ब्रांच एक्सटेंशन होती है, ब्रांचेस की तरह होती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, रिसीव नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स और अदर न्यूरॉन्स। और दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे नर्व इम्पल्सेस को क्या करती है, रिसीव करती है और कैरी करती है इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी, ठीक है। ये सब इसके फंक्शन। अब आता है एक्सोन। एक्सोन कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और पतले पतले तरह के होते हैं, पतले पतले से होते हैं, लॉन्ग एंड थिन प्रोजेक्शन कैरीज नर्व पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से ये नर्व पल्सेस को दूर रखते हैं, अवे रखते हैं, ठीक है। सम एक्सोन्स आर कवर्ड विद अ माइल्ड शीट विच स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल जिसको कहा जाता है नेवर एंडिंग, ये कहाँ होती है, ये ब्रांचेस एट द एंड ऑफ एक्सोन। एक्सोन वो जो लॉन्ग और थिन वो होती है ना, उसके वहां पे एंड में जो होती है ये एक्सोन टर्मिनल्स होती हैं। पास नर्व इम्पल्सेस टू अनदर न्यूरॉन, मसल और ग्लैंड थ्रू अ स्नाइप्स, ठीक है ना। तो ये देखो, ये इमेज है नर्वस टिश्यू के स्ट्रक्चर की। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ये बना हुआ है न्यूक्लियस, ये देखो बना हुआ है ना, ये न्यूक्लियस बना हुआ है, ध्यान से देखो एक बार और। ये बना हुआ है न्यूक्लियस, ये बना हुआ है, हाँ सॉरी, ये देखिए ये यहाँ न्यूक्लियस बना हुआ है और एक साइटोप्लाज्म, ये जेली बेस्ड सब्सटेंस होता है ना इसके अंदर ही, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसमें क्या क्या होती है, इसके अंदर होती है सेल बॉडी। ये बन गई हमारी सेल बॉडी जिससे साइटोन कहा जाता है, ठीक है ना, जिसमें न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद होते हैं डेंड्रियाट्स, ये ब्रांच टाइप की बनी हुई है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स बोल सकते हैं, डेंड्रियाट्स या डेंड्राइट्स कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद आता है एक्सॉन। एक्सॉन ये देखो बोला था ना लॉन्ग लॉन्ग टाइप की बनी होती है, इसको एक्सॉन कहा जाता है। और एक्सॉन के एंड में एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, ये गोलियां सी छोटी छोटी सी, ये इसको एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है। तो क्लियर है आपको कि नर्वस। तो बच्चों एनिमल टिश्यू में जो कुछ भी था वो मैंने आपको आज क्लियर करवा दिया। तो अब एक क्वेश्चन पूछना तो मेरे को भी बनता है आपसे। वट डू यू थिंक वुड हैपन इफ अवर बॉडी हैड नो नर्वस टिश्यू, कोई नर्वस टिश्यू ही ना हो हमारी बॉडी में। वुड वी बी एबल टू वॉक, क्या हम चलने में एबल हो सकते हैं। वुड वी बी एबल टू फील पेन, क्या हम फील पेन कर पाएंगे। वुड वी बी एबल टू थिंक, सोच पाएंगे, याद रख पाएंगे और कोई डिसीजन ले पाएंगे अगर हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू ही ना हो। तो प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। और अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट में पूछ लेना। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। और प्लीज़ एक कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जेटिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।